मुझसे क्यों सीख रही हो? लेकिन अगर सीखना है तो मास्टर के पास चलते हैं, उनसे सीखते हैं और शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट डी कोडिंग विद मुर्तजा, फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक मुर्तजा अली खान के साथ। मुर्तजा, बहुत बहुत स्वागत है डी कोडिंग विद मुर्तजा में। आज जो हम ये डिकोडिंग विद मुर्तजा इस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को वो मूवीज दें जो मुझे लगता है इंडियन मूवी लैंडस्केप में जिन्होंने एक नई दिशा और दशा प्रदान की। तो ऐसे में जो पहली मूवी आप रेकमेंड करेंगे वो कौन सी होगी और क्यों वो पहली मूवी होगी, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। देखिए, आप जानते हैं जैसे भारत एक बहुत ही कमाल का देश है, उसी तरह भारतीय सिनेमा के भी बहुत रंग हैं। तो हम थोड़ा सा डाउन साउथ चलते हैं और एक बहुत ही यूनिक फिल्म बालाचंद्र जी जो लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं तमिल सिनेमा के, उनकी तेलुगु फिल्म है मारुचरित्र, जिसको कि ज्यादातर जो हमारे बॉलीवुड लवर्स हैं, हिंदी सिनेमा लवर्स हैं, एक दूजे के लिए के फॉर्म में देखा होगा। अब जो ओरिजिनल फिल्म जो है मारुचरित्र, इसको मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ, पहले तो सिनेमेटिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है। आज तो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हैं नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस, सदर्न इन्फ्लुएंस जो हमारे सिनेमा का है, पर यहाँ पे जो हम देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि कैसे ये शुरू हुआ था। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो ये पूरे के पूरे इंडिया में इसका इतना क्रेज हो रहा था कि इनको फिर बाद में इसको बॉलीवुड के फॉर्म में भी लगाना पड़ा। लेकिन जब ये तेलुगु सिनेमा ये फिल्म आती है तो सबसे कमाल की चीज ये होती है कि नॉन डब होने के बाद भी ये तमिल इंडस्ट्री में भी, मतलब पूरी की पूरी तमिल जो रीजन थी उसमें भी चलती है बिना डब हुए, और कन्नड़ा पूरी की पूरी जो रीजन है उसमें भी चलती है, यानी कि कर्नाटका में, और साथ ही साथ ये बेंगलोर में 2.5 साल तक लगातार एक थिएटर में चली थी। और कहानी की जब बात करें तो एक बहुत ही डूम्ड लव की स्टोरी है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। कमल हसन जी जो कि रीमेक में भी थे, वो वही रोल प्ले कर रहे हैं, तमिल स्पीकिंग यूथ का, हु फॉल्स इन लव विद अ तेलुगु स्पीकिंग गर्ल। और इन दोनों फैमिलीज में बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़ा है। यहाँ सरिता जी जो हैं वो रोल प्ले कर रही हैं तेलुगु स्पीकिंग गर्ल का, और वो फैमिलीज जो हैं वो बेसिकली इनके प्यार के बीच में बाधा डालती हैं और दे ट्राई एवरीथिंग कि इनको कैसे मिलने ना दिया जाए। और एंड में जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, पर एक कंडीशन है, 1 साल के लिए तुम्हें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। सो वो जो पेन है, जो सफरिंग है, जो एक अनरिक्वेटेड लव की हम बात करते हैं या एक डूम लव की बात करते हैं, आई थिंक उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये फिल्म। और इसके बाद तो इसको अलग अलग रीमेक्स इसके बने, मैंने हिंदी रीमेक का तो आपको बता दिया, कन्नड़ा रीमेक इसका बना लव स्टोरी के फॉर्म में 2005 में, बाद में तेलुगु में भी इसको रीमेक दोबारा किया गया 2010 में। सो इट्स इनफैक्ट आज मैं कोई भी स्टोरी देखता हूँ जिसमें डूम लव दिखता है तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस फिल्म। ऑल्सो मरुचरित्रम की एक और खास बात जो मुझे लगती है मुर्तजा जी, वो ये है कि जो फीमेल कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो फीमेल लीड का रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत अलग है। मतलब शी इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल। मुझे याद है एक सीन है जिसमें कि उनकी चिट्ठियों को जला दिया जाता है, और चिट्ठियों को जला दिया जाता है तो जब एक दूसरे के लिए में रति अग्नि होती है और इसमें सरिता आती हैं, तो वो कहती है, वो चाय में उसको मिक्स करती हैं और पी लेती हैं, जस्ट टू शो दैट कि आप मेरी चिट्ठियां जला दीजिए, मेरा प्यार नहीं मरने वाला। एंड दैट फीमेल कैरेक्टर, दैट लीड वाज जस्ट अमेजिंग। आई थिंक उसने पूरा का पूरा जो एक प्रोटोटाइप था ना एक मीक फीमेल कैरेक्टर का, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि हमने पहले भी इस तरह के देखे हैं, प्यार किया डरना क्या में, जब मधुबाला का जो निकल के आता है, पर दैट वाज इन अ डिफरेंट एरा। पर ये कंटेम्पररी सेंस में आई थिंक दिस वाज रियली अ ट्रेंड सेटर, और बहुत ही ग्रिटी, बहुत ही फाइस्टी सॉर्ट ऑफ अ लव स्टोरी है। एंड इट्स अ story that gives equal space to both the guy and the girl. I think that's what makes it unique. और मैं locations की बात करूँ, वाइजैक की जो unique locations हैं, जो beaches हैं, how we can forget that, it's absolutely unthinkable. Right. And the songs and the Absolutely. music, I of course, love everything about it. unforgettable. तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ अंश, क्योंकि ये हमारे वीकेंड के लिए एक बहुत जबरदस्त रिकमेंडेशन है। देखिए मुझे क्या लगता है ना कि जब काम अच्छा हो तो लैंग्वेज बैरियर नहीं रह जाता, फिर चाहे वो गाने हो और चाहे फिल्म हो। तो मुर्तजा जी, अगली कौन सी वो फिल्म है जो आप, इसीलिए कि अब हम एक नया थोड़ा सा डायमेंशन ऐड करते हैं, थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं 1960s में, और इस बार मैं आपको पोस्ट पार्टीशन बंगाल में लेके जाता हूँ। अच्छा। मेरे बहुत ही फेवरेट फिल्म मेकर, लेजेंडरी बंगाली फिल्म मेकर ऋत्विक घटक साहब की 1960 की क्लासिक मेघ ढका तारा, जिसको कि क्लाउड कैप स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल टाइटल अगर इसकी बात करें। तो
ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट इज वेरी वेरी ट्रू टू इंडिया एंड इट इज वेरी ट्रू टू द आइडिया ऑफ माइग्रेशन। क्योंकि ये फैमिली जो है ये बेसिकली पार्टीशन के बाद अभी कोलकाता में रह रही है एंड दे आर गोइंग थ्रू ऑल द काइंड्स ऑफ क्राइसिस जो एक रेफ्यूजी फैमिली डील करती है। जो इनके पेट्रियार्क हैं, जो इनके फादर हैं, वो अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं एंड ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज टू सपोर्ट हिज फैमिली। ऐसे में जो उनकी बेटी है, जो नीता है, उस पर जिम्मेदारी आती है कि अब आपको पूरे के पूरे परिवार को संभालना पड़ेगा। जो उनकी माता जी हैं वो चाहती नहीं वो शादी करें, क्योंकि जो नीता के बड़े भाई हैं, मतलब 2 भाई जो हैं उनमें से एक जो बड़े भाई हैं वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। दूसरे भाई अभी पढ़ रहे हैं, जो बहन है वो ड्रॉप आउट हैं, फादर जैसे मैंने आपको बताया रिटायरमेंट की तरफ है, तो सारी जिम्मेदारी उन पर है। तो ये जो सुप्रिया चौधरी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक दिस इज रियली अ ग्रेट कैरेक्टर। एक बहुत ही अर्ली फेमिनिस्ट कैरेक्टर मानता हूं मैं इसको सिनेमा में, और ऋत्विक घटक एक बहुत ही विजनरी फेमिनिस्ट फिल्म मेकर हैं। अब मैं इस फिल्म की ब्रिलियंस के बारे में बताना चाहता हूं कि जो ये फिल्म है ये इसलिए इतनी स्पेशल है क्योंकि घटक जो है ना, इसमें जो ट्रोप्स हैं अगर एक लेसर फिल्म मेकर के हाथ में होते तो दिस वुड हैव बीन मेलोड्रामा। ऑल्सो ऋत्विक घटक की हम सभी फिल्मों की भी बात करें, ये भी ट्रिलॉजी में थी ये फिल्म, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पार्टीशन के बाद, ईस्ट पाकिस्तान के बाद, पार्टीशन के बाद बंगाल का जो एक मतलब जो सोसाइटी थी उसके बारे में, और दूसरा जैसे आपने फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में कहा, दिस इज अ फीमेल कैरेक्टर हु हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग हर ओन रिलेटिव्स किस तरह से उसका शोषण करते हैं वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वो किस तरह से स्ट्रांग खड़ी होती हैं। हालांकि अंत में हमें उनका दुख, उनकी जो वेदना है वो भी नजर आती है। कमाल का रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए मुझे लगता है ऋत्विक घटक जी he was a master in all the films that he has delivered. और जिस तरह से वो म्यूजिक का यूज करते हैं, नेचुरलिस्टिक साउंड्स का यूज करते हैं, उनकी जो पिक्चरस्क इमेजरी है, चाहे ट्रेन की सीक्वेंस की बात करें, चाहे नेचर की सीन्स की बात करें, और एक जो मेरा फेवरेट सीन है जब इनको पता चलता है दैट शी इज बीइंग चीटेड बाय हर लवर, एंड बेसिकली जो उनकी पेन है, वो जो विप्लैश, जो क्रैक ऑफ द विप का साउंड यूज करते हैं, चाबुक का, कि वो एक्चुअली फिजिकली उनको उस तरह से चाबुक नहीं पड़ रही है, बट दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। So that's sheer brilliance of ऋत्विक घटक। और जो लास्ट सीन है जिसमें अपने भाई को कहती है कि मुझे सरवाइव करना, I want to survive, I want to live, that's just amazing, it's giving me goosebumps even thinking of that scene। इसकी कुछ विजुअल्स हैं, हम लोग देख लेते हैं इसको भी। वाओ, तो हम आंध्र गए, अब हम बंगाल गए, वेयर यू टेकिंग अस नेक्स्ट? थोड़ा सा बाहर चलते हैं इंडिया के, और पहले तो एक छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन है, दयावान, धर्मात्मा, सरकार, राजनीति और इवन नायकन, इन सारी फिल्म्स में सिमिलर क्या है? गॉडफादर। They all are inspired by मारियो प्यूजो's The Godfather, जिसको फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने बनाया था 1972 में। मारियो प्यूजो के नॉवल पे बेस्ड है और मारियो प्यूजो ने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है। अब ये फिल्म खास इसलिए है सत्या और ऋचा, मैंने इसको क्यों ली है क्योंकि इस फिल्म का इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत ग्लोबल है। जैसे इंडिया में मैंने आपको 5 बता दिए, और शायद मुझे लगता है कि और भी अनगिनत इसके रीमेक्स इंडिया में, इंडिया के बाहर बनाए गए। तो ऐसा क्या खास है इस फिल्म में कि सब लोग इसको बनाना चाहते हैं, ट्रिब्यूट पे करना चाहते हैं? इनफैक्ट मैंने गॉडफादर से पहले सरकार देखी थी, आई स्टिल रिमेंबर, सो दैट मीन्स दैट इस फिल्म का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये जो यूनिवर्सैलिटी है इसकी थीम की, कि वैसे तो ये क्राइम सागा है, लेकिन जो फैमिली का ताना बाना है कि कैसे पेट्रियार्क होता है, कैसे वो लेगेसी होती है, उसको आगे पास कैसे किया जाता है, वो बहुत यूनिवर्सल है इसमें। और कहानी जो है उसमें जो लीड रोल में मार्लन ब्रांडो जो हैं वो डॉन वीटो कॉर्लियोनी का रोल प्ले कर रहे हैं, और ब्रांडो का वो आइकॉनिक जो उनका लुक है, जो कॉटन बॉल्स यूज करी हैं उन्होंने, और जो बोलते हैं कि आई विल मेक हिम एन ऑफर दैट ही कैन नॉट रिफ्यूज। एंड देन जो उनके सन का रोल, माइकल का रोल अल पचिनो प्ले कर रहे हैं, और अल पचिनो और ये मार्लन ब्रांडो दोनों ही एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस की पहली चॉइस नहीं थी। मार्लन ब्रांडो उस टाइम पे बैंकेबल एक्टर नहीं माने जाते थे, यूरोप में काम कर रहे थे, तो स्टूडियो नहीं चाहता था कि इनको लिया जाए, टेंट्रम्स थ्रो करने के लिए जाने जाते थे। पर कपोला ने एक ऑडिशन लिया उनका, और वो ऑडिशन दिखाया, और उसके बाद दे वाज टर्न्ड दैट यस ही इज डॉन वीटो। और उसी तरह जो अल पचिनो है वो बहुत नए एक्टर थे, न्यू कमर थे, वो एस्टैब्लिश्ड एक्टर चाहते थे, उनको भी वो नहीं लेना चाहते
जाते थे। तो एक बहुत फेमस जो रेस्टोरेंट का जो शूट आउट सीक्वेंस है उसको प्रीपोन किया फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला ने, वो दिखाया। इनफैक्ट आपने पहले सरकार देखी, उसके बाद गॉडफादर देखा। मैंने पहले किताब पढ़ी थी स्कूल डेज में, आई हैड इश्यूड इट फ्रॉम माय लाइब्रेरी, मैंने पढ़ी। और जब मैंने मूवी देखी गॉडफादर, तो मुझे ऐसी बहुत कम मूवीज ऐसी लगती है जो कि किताब को जस्टिस करती है, लेकिन दिस वाज लाइक अबव एवरीथिंग। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनली अगर कोई एक फिल्म हो जिसको कि आई थिंक द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जा सके, दैट विल बी गॉडफादर। एक छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहता हूँ कि मारियो पुजो जो है वो नॉवेलिस्ट थे, जैसे आपने कहा आपने नॉवल पढ़ा, तो उन्होंने कभी स्क्रीन प्ले राइटिंग की कला सीखी नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब तो मैंने गॉडफादर 1 बना दिया, गॉडफादर 2 के लिए मैं स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ। तो उन्होंने 5-6 बुक्स उठाई मार्केट से स्क्रीन प्ले पे, और जब बुक्स उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो सेकंड चैप्टर में लिखा, अगर आपको स्क्रीन प्ले लिखना सीखना है, रेफर टू द स्क्रीन प्ले ऑफ द गॉडफादर। वाओ, ये तो बहुत ही मजेदार था, एग्जैक्टली। उनको रियलाइज हुआ कि शायद मुझे पहले से ही स्टडी किया जा रहा है, तो अब मैं सीखूंगा कैसे, मैं तो ऑलरेडी दूसरों को प्रेरणा दे रहा हूँ। तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपने आज दो ट्रिलॉजीज जो हैं, चाहे मेघेड़ा का तारा की बात करें या फिर गॉडफादर की बात करें, आपने दो ट्रिलॉजीज दी हैं। तो अगर आपके पास वीकेंड में बहुत सारा समय है तो ये तीनों रिकमेंडेशंस तो जरूर देखिएगा, लेकिन जो इनकी सीक्वल्स हैं उनको भी देखिएगा। सारी की सारी मूवीज एकदम कमाल हैं। अभी देख लेते हैं गॉडफादर के कुछ अंश। आई थिंक एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी इज जस्ट लेजेंडरी, है ना? ये जो अभी आपने देखा, ये इसका फेमस बैप्टिज्म सीक्वेंस है। हाँ, बिल्कुल।